बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज हम अपनी MCQ सीरीज़ की जो एक अहम वीडियो है, एक अहम टॉपिक है, एक्सरसाइज बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और ये टॉपिक है एंजाइम, जो कि बहुत अहम टॉपिक है। एक बात वीडियो पे जाने से पहले कि हम इस वीडियो में मुकम्मल चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। MCQ थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुकम्मल चैप्टर को कवर कर सकें, जो इस चैप्टर में कोई भी MCQs जो है रह न जाएँ, कोई टॉपिक रह न जाएँ। और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जी एंजाइम के चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है MCQs, तो इंशाल्लाह आप जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे अटेम्प्ट करने में उनके लिए आसानी होगी, कोई उनके MCQs रह नहीं जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिला ताख़ीर, चलते हैं अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारे पास MCQs है, द टर्म डैश वॉज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिच विलियम कोहन 1887 and defined as organic substances capable of catalyzing specific chemical reactions in the living system। So अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि जी ये जो टर्म है एंजाइम का, सबसे पहले फ्रेडरिच विलियम कोहन 1887 उन्होंने जो है डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था इन डिफाइन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बेसिकली ये कौन से सब्सटेंसेस हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग थिंग के अंदर होते हैं, कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग, जो कि कैटेलाइज करते हैं, यानी रिएक्शन को एल्टर करते हैं। एल्टर का मतलब जो है चेंज कर देना, स्पीड कम बढ़ा देना या कम कर देना। तो एल्टर बेसिकली ये स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। सो एल्टर करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को, जो कि ख़ास केमिकल रिएक्शन को जो है एल्टर करते हैं या कैटेलाइज करते हैं इन द लिविंग सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं यानी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन यानी किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के बने होते हैं। आई एम सेलेक्टिंग येलो पेन। सो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के बने होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वो तमाम कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं और ये कैटेलाइज करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को, जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक वो कौन से कंपाउंड से होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बेसिकली नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं। सो हमारे पास एंजाइम, इसका ऑप्शन एंजाइम हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन एंजाइम है, जो कि सबसे पहले विलियम कोहन ने जो है डिस्कवर किया था, ये नाम दिया था। और ये केमिकल रिएक्शन को हमारी बॉडी के अंदर कैटेलाइज करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, यानी हर रिएक्शन के लिए खास एंजाइम मौजूद होता है। दूसरे पे जाते हैं। ड्यूरिंग द 1990s थॉमस सेज and Sidney Altman discovered that certain molecules of ribonucleic acids also function as dash made up of proteins also called as ribozyme। दो और साइंटिस्ट हैं 1980s में, जिसका नाम है थॉमस सेज एंड सिडनी एल्टमैन। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है आरएनए। आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आल्सो फंक्शन एज डेज के तौर पर फंक्शन काम करते हैं, डेज के तौर पर फंक्शन करते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और उनको हम क्या नाम देते हैं, राइबोजाइम्स भी बोलते हैं। उन्होंने उनको राइबोजाइम्स का नाम भी दे दिया, ठीक है। सो उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और वो भी एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, राइबोजाइम। सो ये ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड एंजाइम ही है, यानी वो कंपाउंड्स जो प्रोटीन के बने होते हैं। ये थॉमस सेज एंड सिडनी एल्टमैन ने बताया था 1980s में कि कुछ कंपाउंड्स जो प्रोटीन के बने होते हैं और वो एंजाइम के तौर पर ही काम करते हैं, जिनको हम राइबोजाइम नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। बेसिकली ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं। इन नेचर प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म, बेसिकली बनते कहाँ हैं, प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर बनते हैं। सिंथेसाइज इन द सेल, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि लार्ज मोलिकुलर मास होता है, इनका लार्ज मोलिकुलर मास होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, प्रोटीन के ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। प्रोटीन बेसिकली दो किस्म की होती है, एक हमारे पास कहलाती है फिब्रस,
ठीक है, और दूसरी कहलाती है ग्लोब्यूलर, ठीक है। ग्लोब्यूलर बेसिकली हमारे पास जो मेन निशानी है वो कहलाती है 3D, ये बेसिकली 3D है, जबकि फिब्रस हमारे पास लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। तो ये फिब्रस, तो ये बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन है विद हाई मोलिकुलर वेट, इनका बहुत हाई मोलिकुलर वेट होता है। सम कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, यानी ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन पार्ट ही से बने हुए। सो एग्जांपल एसिटाइल को है, तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो प्रोटीनेशियस हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं, और इनका मोलिकुलर वेट बहुत हाई होता है। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स। अगेन जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंजाइम का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम act within the cell where they have produced called endoenzymes, and the enzymes which act outside the cell called as dash enzymes। कुछ एंजाइम्स हमारे पास सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विद इन द सेल प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एंडोएंजाइम्स। जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि प्रोड्यूस तो अंदर होते हैं लेकिन एक्ट बाहर करते हैं, आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं। एक तो एंडोएंजाइम जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, एक्सोएंजाइम्स, प्रोटोएंजाइम, एंजाइम्स। सो मेरे पास ये करेक्ट बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक्सोएंजाइम्स, जो कि सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है लेकिन फंक्शन कहाँ कर रहा होता है, बाहर कर रहा होता है। एंजाइम्स आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। These are specific in nature and function, having particular site to react with substrate. These sites are called dash sites। हमारे पास क्या, एंजाइम्स आर मच ग्रेटर, एंजाइम का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, साइज देन द सबस्ट्रेट, बहुत बड़ा साइज होता है सबस्ट्रेट से। सबसे पहले हमें ये समझना है सबस्ट्रेट क्या है। वो कंपाउंड्स जिनके ऊपर क्या होता है भाई, जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, उन कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। वो कंपाउंड जिनके ऊपर एंजाइम क्या कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट, उनको हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की जो साइज़ है वो सबस्ट्रेट से बहुत बड़ा होता है। दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी ख़ास रिएक्शन को जो है कैटेलाइज करते हैं। हैविंग पर्टिकुलर साइट, इनके अंदर एक पर्टिकुलर साइट होती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। दीज साइट्स आर कॉल्ड, इन साइट्स को हम क्या नाम देते हैं भाई, नंबर 1 एक्टिव साइट, एलोस्टेटिक साइट, स्पेसिफिक साइट एंड सबस्ट्रेट। बेसिकली ये जो है हमारे पास एक्टिव साइट करेक्ट ऑप्शन है। यानी समझने की ज़रूरत यह है कि एंजाइम का जो साइज़ है वो सबस्ट्रेट के साइज़ के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है, जबकि सबस्ट्रेट बहुत छोटा होता है। उसके अलावा ये जो सबस्ट्रेट है ये बेसिकली ख़ास एक साइट पे अटैच होता है, वो ख़ास साइट एंजाइम के ऊपर जो है वो क्या कहलाता है, एक्टिव साइट, जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस कॉल्ड डैश। एग्जाम्पल Mn, मैग्नीशियम, Cl, ठीक है। ये हमारे पास आयंस कुछ मौजूद है, सर्टेन आयंस हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी एक्सेलरेट हो जाती है, एंजाइम की एक्सेलरेटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो कौन से आयंस हमारे पास कहलाते हैं, इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स, नन ऑफ देम। इनहिबिटर्स वैसे रोकने वाले होते हैं, सबस्ट्रेट जिनके ऊपर काम करना होता है, नन ऑफ देम तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है, एक्टिवेटर्स वो कंपाउंड्स हैं, एक्टिवेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम के साथ अगर अटैच हों तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, देखें कम कर देती है, लो कर देती है, ठीक है, लो कर देती है। वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं बाई सर्टेन फैक्टर्स। एग्जांपल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कुछ एग्जांपल में दी हुई है, एंजाइम्स कंसंट्रेशन, हमारे पास पीएच एंड टेम्परेचर। ये वो चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अक्सर कम कर देते हैं। तो वो कौन से हमारे पास कौन सी चीज़ें हो सकती है। नंबर 1 एक्टिवेटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिवेटर तो एक्टिवेट करता है, कॉम्पिटिटर्स भी हो सकता है वैसे, लेकिन इनहिबिटर्स होना ना बहुत नहीं हो सकता। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास इनहिबिटर्स है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, ठीक है। सो इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस हैं, इनहिबिटर्स वो फैक्टर्स हैं, सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, फैक्टर्स भी हो सकता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दीज आर सेंसिटिव टू पीएच। ये पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। पीएच को हम चेंज करेंगे तो इनकी एक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी। केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ये अनचेंज होते हैं, केमिकली अनचेंज,
ये चेंज नहीं होते, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो ये चेंज नहीं होते, केमिकल रिएक्शन से पहले भी और केमिकल रिएक्शन के बाद भी। हैविंग 3D ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, हमने पहले भी बात की थी कि चूँकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, वो स्ट्रक्चर हमारे पास है 3D स्ट्रक्चर है। रिएक्ट्स विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड इज दिस। अब ये जिन सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट करता है एंजाइम, बहुत सारे सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक शेप बना रहा हूँ, दिस इज़ ए स्क्वायर शेप। अब ये इमेजिन करें कि दिस इज़ एंजाइम, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो इसकी ये शेप है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राउंड सब्सटेंस मौजूद है एंड एक ट्राइंगल मौजूद है। अब ये जाता है फॉर एग्जांपल सर्कल को छोड़ करके ट्राइंगल के पास जाता है, ट्राइंगल के ऊपर एक्ट करता है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। तो आगे ऑप्शन भी होगा, एंजाइम नहीं हो सकता, कोफैक्टर नहीं हो सकता, एक्टिव साइट नहीं, सबस्ट्रेट बेहतरीन ऑप्शन है, इसका बेस्ट ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है सबस्ट्रेट के, जहाँ पर जो है ये जाता है और एक्ट करता है, ठीक है। सो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर सेंसिटिव पीएच के सेंसिटिव होते हैं, केमिकली अनचेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग आफ्टर केमिकल रिएक्शंस हैविंग 3D ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्टिव साइट, द एक्टिव इज डैश प्लेस, ठीक है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप to the shape of the substrate. This charge and shape are formed by some amino acid. Basically the active site is dash site या dash place। जो active site है वो हमारे पास बेसिकली यहाँ साइट लिखा हुआ नहीं है, तो वो एक ऐसी साइट है which is complementary। कॉम्प्लीमेंट्री का देखिए मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक चेन बना रहा हूँ जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल A and then B and then C and then D and then E and then F। अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री Z की तौर पर समझ लूँ तो फॉर एग्जांपल इसके साथ, ठीक है, Z है, इसके साथ हमारे पास W, ठीक है, W है हमारे पास, इसके साथ Y है, इसके पास हमारे पास अगेन आप X कह लें, इसके पास W कह लें, इसके पास V कह लें, तो ये इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि बिल्कुल बराबर बराबर जोड़ी बन जाती है, ठीक है। जैसे एक लेडर होता है ना, लेडर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो DNA के अंदर स्ट्रक्चर होता है भाई, हमारे पास A मिलता है T के साथ और T मिलता है हमारे पास A के साथ, C मिलता है हमारे पास G के साथ, A T C G T के, और G मिलता है C के साथ। तो देखिए यहाँ A T C G और यहाँ पर भी क्या है C G A T, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है और टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट के शेप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी हर सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, एक खास किस्म का जो है सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा। और ये जो शेप है बेसिकली ये अमीनो एसिड ही बनाता है। तो वो जो एक्टिव साइट है बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, अनचार्ज उसके ऊपर का चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सारी मौजूद है, अनचार्ज कोई चार्ज नहीं है, चार्ज पार्टिकल चार्ज मौजूद है, नॉन पोलर यानी पोलर नहीं है। सो बेसिकली ये जो करेक्ट ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास चार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड प्लेस है। एक्टिव साइट के ऊपर हमें ये समझना है कि एक्टिव साइट के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद होता है, चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। बेसिकली इस MCQ का मतलब ही यही है कि एक्टिव साइट हमारे पास चार्ज होता है, और दूसरी बात ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, जो कि अमीनो एसिड ही बनाता है। The active site of enzyme has two regions, binding site and catalytic site. Active site के basically वो कह रहे हैं two regions होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, is the dash is the region of the active site whose amino acids make temporary bond with substrate. On the other hand, some amino acids are responsible for catalytic activity. बस यहाँ पर the active site has two region है। active site के basically दो region है, binding site and catalytic site है। एक binding site है जो कि bind करता है, और दूसरा हमारे पास catalytic site है जो क्या करता है, catalytic activity करता है, रिएक्शन को alter करता है, रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो binding site catalytic sites है। Dash is the region of the active site whose amino acids make temporary bonds with the substrate। अब ये कौन सा रीजन है एक्टिव साइट का जिसके अमीनो एसिड्स एक टेम्पोररी बॉन्ड बनाता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि एक्टिव साइट के बेसिकली दो रीजन हैं, एक बाइंडिंग रीजन और एक कैटालिटिक रीजन। अब वो कौन सा रीजन है जिसके साथ हमारे पास सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, लाजमत सी बात है बाइंडिंग रीजन होगा जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम अमीनो एसिड्स आर रिस्पांसिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, वो दूसरे जो साइट है जो करीब एक और एरिया है वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये जो साइट है ये हमारे पास बेसिकली कौन सी साइट है, ये बेसिकली एलोस्टेरिक साइट, कैटालिटिक साइट, प्रोस्टेटिक साइट, बाइंडिंग साइट है। बाइंडिंग साइट हमारे पास ये वो साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। ये बाइंडिंग साइट बेसिकली किसके हैं, एक्टिव साइट के। एक्टिव साइट के दो पार्ट हैं, एक बाइंडिंग साइट है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो फॉर एग्जांपल ये मैं अगेन एक शेप बना रहा हूँ, इसके बेसिकली दो पार्ट हैं, एक हमारे पास बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। इसके साथ हमारे पास क्या अटैच होगा, सबस्ट्रेट अटैच होगा। सो बाइंडिंग साइट है वो साइट है जिसके साथ क्या अटैच होगा, सबस्ट्रेट, और ये टेम्पोररी बॉन्ड होता है, परमानेंटली बॉन्ड नहीं होता।
The enzymes which are made up of proteins plus non-protein part is called Dash enzyme. The non-protein part is called as cofactor. अच्छा, एंजाइम के बेसिकली दो पार्ट हो सकते हैं भाई। एक हमारे पास वो पार्ट जो प्रोटीन का बना होता है और एक वो पार्ट, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोटीन का बना हुआ पार्ट है, ठीक है, ये प्रोटीन का बना हुआ है और ये नॉन प्रोटीन है, ठीक है। सो प्रोटीन भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, नॉन प्रोटीन भी हो सकता है। एक प्रोटीन है और एक नॉन प्रोटीन है। अब अगर एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर दोनों मौजूद हों, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारे पास कोएंजाइम, एलोस्टेरिक साइट, कोफैक्टर, कंजुगेट। कंजुगेट एंजाइम हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कंजुगेट का हमेशा याद रखें कि जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद, उसको हम कहते हैं कंजुगेट, ठीक है। एक बात और है, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये हमें समझना है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर भी कहते हैं। देखें, एंजाइम के दो पार्ट हो सकते हैं, एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन। ये जो नॉन प्रोटीन है वो हमारे पास कोफैक्टर होते हैं और ऐसा एंजाइम जो है वो एंजाइम हमारे पास क्या कहलाएगा, कंजुगेट एंजाइम, ठीक है। हम यहाँ फिल भी कर सकते हैं, कंजुगेट एंजाइम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल। नॉन प्रोटीन, अभी हमने बात की थी कोफैक्टर, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट, मे बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटेलिक आयंस विच आर डिटेचेबल, आल्सो कॉल्ड इज एक्टिवेटर्स इज कॉल्ड डैश। देखो, वो जो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट था जो हमने अभी बात की थी ब्रैकेट में कि ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। ये बेसिकली काम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को अटैच कराएगा एक्टिव साइट के साथ। मे बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, बेसिकली ये दो किस्म का हो सकता है। देखें, नॉन प्रोटीन पार्ट हम अगर बात करें, नॉन प्रोटीन पार्ट, तो नॉन प्रोटीन पार्ट बेसिकली दो किस्म का हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि भाई ये बताएं कि जी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जो हैं ऑर्गेनिक मौजूद है और नॉन, सॉरी ये आगे चला गया, ऑर्गेनिक मौजूद है और नॉन ऑर्गेनिक मौजूद है। सो ये पार्ट बेसिकली क्या कहलाता है, ये पार्ट हमारे पास कहलाता है, हमने पहले भी बात की थी कि ये पार्ट क्या कहलाता है, कोफैक्टर। देखो अगेन बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ पिछले एमसीक्यूज़ को देखते हुए। एंजाइम्स के दो पार्ट हो सकते हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। एंड नॉन प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये दोनों हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली क्या काम करता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग, अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट विद एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के साथ अटैच करेगा सबस्ट्रेट को। डैश कोफैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ के दो किस्म के कोफैक्टर्स थे, हम पहले भी बात की थी कि कोफैक्टर्स दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर वन हमने अभी बात की थी नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट दो किस्म के थे, ऑर्गेनिक और दूसरा हमारे पास क्या था, नॉन ऑर्गेनिक। अब ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक है ये फिर हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास एक कहलाता है कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम, और दूसरा पार्ट कहलाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं, एंजाइम प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों हो सकते हैं। नॉन प्रोटीन हमारे पास क्या कहलाता है, कोएंजाइम, सॉरी कोफैक्टर, और कोफैक्टर हमने डिवाइड किया हुआ दो हिस्सों में, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। सो डैश कोफैक्टर, कौन सा कोफैक्टर, ऑर्गेनिक को हम बेसिकली डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, जो कि एक कहलाता है कोएंजाइम और दूसरा क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। Dash are the derivatives of vitamins like nicotine or flavin in NAD and FAD respectively. These behaves like inorganic cofactor that is attached at the time of substrate binding and detachable. लिखा हुआ है डैश आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन लाइक निकोटीन, विटामिन लाइक निकोटीन, निकोटीन के जो विटामिन लाइक निकोटीन आर फ्लेविन इन NAD, फ्लेविन NAD के अंदर या FAD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। निकोटीन आर फ्लेविन इन NAD एंड FAD। निकोटीन कहाँ पर होगा, NAD में, और फ्लेविन कहाँ पर होगा, FAD में रिस्पेक्टिवली। ये बेसिकली विटामिन की तरह होते हैं। दीज बिहेव्स लाइक इनऑर्गेनिक, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं। दैट इज अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड डिटेचेबल। ये जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, अटैच हो जाता है, और डिटेचेबल होता है यानी ये वापस डिटेच हो सकता है, अटैच होने के बाद वापस डिटेच हो सकता है। दोबारा हम इसको पढ़ते हैं। ये डेरिवेटिव्स है विटामिन्स के, जैसे निकोटीन और फ्लेविन कहाँ पर मौजूद है, निकोटीन मौजूद है NAD में और फ्लेविन मौजूद है FAD में, ठीक है। और ये बिहेव करता है इनऑर्गेनिक की तरह। अभी हमने बात की थी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट हमारे पास प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन हमारे पास क्या कहलाता था, नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास कहलाता था जो कि कोफैक्टर। कोफैक्टर को मजीद हमने डिवाइड करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक हमारे पास है
जो है कोएंजाइम कहलाता है। और एक ऑर्गेनो को मज़ीद हमने डिवाइड किया था दो में, कोएंजाइम एंड दूसरा हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अभी हमने बात की थी कि कोएंजाइम आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन। सो कोएंजाइम हमारे पास यहाँ पर बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक की तरह भी होता है, ठीक है। डैश बाइंड्स परमानेंटली विद कोवेलेंट बॉन्ड्स, डोंट डिटेच, Mg कंटेन पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। बेसिकली अभी हमने बात की थी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक जो है हमारे पास ये कहलाता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हमने ऑर्गेनिक को हमने मज़ीद डिवाइड किया था दो में, एक हमारे पास था कोएंजाइम और दूसरा हमारे पास था प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ फाइनली, प्रोटीन नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया था? नॉन प्रोटीन को हमने नाम दिया था कोफैक्टर। कोफैक्टर दो किस्म के थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मज़ीद दो किस्म के थे हमारे पास, एक हमारे पास था ऑर्गेनिक मज़ीद दो किस्म के थे, एक हमारे पास था कोएंजाइम और दूसरा हमारे पास था प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये बेसिकली बाइंड्स परमानेंटली, प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली बाइंड करता है, ठीक है, विद कोवेलेंट बॉन्ड। डोंट डिटेच, ये डिटेच नहीं होता, ठीक है। और Mg इसकी एग्जांपल है। सो ये इसकी एग्जांपल हमारे पास है ऑर्गेनिक ग्रुप, एलोस्टेरिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास बेसिकली जो है परमानेंटली ज्वाइन करता है, परमानेंटली बाइंड करता है एंजाइम के साथ, ठीक है। द कंजुगेट एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड डैश। अगर एक ऐसा एंजाइम है जिसमें कोफैक्टर मौजूद नहीं है, कोफैक्टर का मतलब क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद नहीं है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं भाई? नंबर 1 एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, एक्सो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। बेसिकली ये एपो एंजाइम जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। An activated enzyme consists of polypeptide chains and cofactor is collectively called। यहाँ पर देखो बात लिखी हुई है, an activated enzyme consists of polypeptide chain, यानी polypeptide chain का मतलब होता है कि प्रोटीन पार्ट, ठीक है। एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हों और प्लस कोफैक्टर भी मौजूद हों। कोफैक्टर क्या था भाई? दोबारा हम रिपीट करें, कोफैक्टर हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट था, ठीक है। सो कोफैक्टर भी मौजूद हों और प्रोटीन मौजूद है। अभी हमने बात की थी कि अगर सिर्फ प्रोटीन मौजूद है तो वो एपो एंजाइम कहलाता है, लेकिन अगर प्रोटीन पार्ट के साथ कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है तो हमारे पास क्या कहलाएगा? एंडो एंजाइम, एक्सो एंजाइम। दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते, एपो एंजाइम भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोफैक्टर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास होलो एंजाइम इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है भाई? मौजूद है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, और नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास कोफैक्टर कहलाता है। डैश इन एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको सिक्रेट करता है, वो एंजाइम ऑफ स्टमक, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फॉर्म पेप्सिनोजिन। बेसिकली इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है पेप्सिनोजिन। व्हेन पेप्सिनोजिन एक्ट विद HCl, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, द एडिशनल पॉलीपेप्टाइड रिमूव्ड एंड बिकम एक्टिव फॉर्म। फिर होगा ये कि एडिशनल पॉलीपेप्टाइड, कुछ जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड है वो रिमूव हो जाएंगे और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एंजाइम कौन सा है? एक्टिव फॉर्म कौन सा है? पेप्सिन एंड एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाल्टेज। बिल्कुल इजी ऑप्शन है, पेप्सिन है। पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl के साथ रिएक्ट करके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंजाइम रिएक्ट बाय कंबाइनिंग विद सबस्ट्रेट फॉर्मिंग। एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगा तो आगे जाकर रिएक्शन होगा। देखिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ड्रॉ करें एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो ये आगे जाकर बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बहुत इजी MCQs है, तब जाकर ये काम होगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स करेक्ट ऑप्शन है इसका। एमिल फिशर 1898 प्रपोज द मॉडल। एमिल फिशर, अच्छा बात ये आती है कि एंजाइम एक्ट कैसे करता है। तो इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एमिल फिशर, जिन्होंने 1898 में एक बहुत मशहूर मॉडल पेश किया था, जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। बेशक बाकी पढ़ने की नीड नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई एक स्पेसिफिक लॉक, एक ख़ास लॉक जैसे एक ख़ास की से खुलता है, इस तरह से एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए खास एंजाइम होता है, या खास एंजाइम के लिए खास सबस्ट्रेट होता है। तो ये मॉडल एमिल फिशर जो प्रपोज किया था वो लॉक एंड की मॉडल है। कोशलिन 1959 प्रपोज मॉडल ऑफ डैश। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोशलिन, उन्होंने 1959 में एक और मॉडल प्रपोज किया था जो कि वो कहलाता है कीलॉक मॉडल, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इंड्यूस फीट मॉडल एंड प्रोडक्ट। ये बेसिकली इंड्यूस फीट मॉडल है। इंड्यूस फीट मॉडल का मतलब क्या होता है? इंड्यूस फीट मॉडल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंजाइम है, ये मैं यूँ बनाता हूँ, ये एंजाइम है और इसके एक्टिव साइट जो है शेप यूँ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू शेप है। अब यहाँ पर एक और जो है एक सबस्ट्रेट आ रहा है, तो होगा ये
कि जब ये सबस्ट्रेट जैसे करीब आएगा तो इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी और ये जो है क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो ये कहलाता है इंड्यूस फिट मॉडल, यानी सबस्ट्रेट ने क्या किया, एक्टिव साइट की शेप जो है वो चेंज कर दी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। According to Dash model, each enzyme at a particular substrate, like a particular lock, can be unlocked by particular key enzymes have distinct active site. Basically एक बात ये होती है कि ये जो की एंड लॉक मॉडल है यहाँ पर वो कहते हैं कि एक्टिव साइट की जो शेप है वो डिस्टिंक्ट है, वो चेंज नहीं हो सकती, एक ख़ास सख्त शेप है, ठीक है। सो इसलिए एक ख़ास जो हमारे पास जैसे लॉक, एक ख़ास की ओपन करती है एक लॉक को, एक ख़ास की ओपन करती है एक लॉक को, इसी तरह से हमारे पास एक ख़ास सबस्ट्रेट जो होता है एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, एक ख़ास सबस्ट्रेट के ऊपर एक ख़ास एंजाइम एक्ट करता है। एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, एक एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे काम करेगी, हर सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकती। जिस तरह से एक ख़ास की जो होते हैं वो ख़ास लॉक ओपन कर सकती है, हर लॉक ओपन नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली कौन सा मॉडल है, अगेन की एंड लॉक मॉडल कहलाता है। Dash said that when a substrate combines with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure. Active site is flexible, which enables enzyme to perform catalytic activity. इस मॉडल के मुताबिक ये कहता है कि जब सबस्ट्रेट आएगा तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट में चेंजेस पैदा करेगा इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, बकौल कोशलेंट के कि एक्टिव साइट्स फ्लेक्सिबल होता है और जब आता है सबस्ट्रेट बेशक कोई ख़ास शेप ना हो, चेंज शेप हो, तो वो जो एक्टिव साइट की शेप है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगी और एक्टिव साइट उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये मॉडल हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि सबस्ट्रेट जब आता है तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज पैदा करता है और बना लेता है, ये समझ लो कि जी सबस्ट्रेट के शेप की तरह, ठीक है। एक्टिव साइट उस तरह बन जाता है जिस तरह से हमारे पास क्या बना हुआ था, जिस तरह हमारे पास ये समझ लो कि सबस्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। For reactants to convert into product, they must have sufficient energy to overcome the barrier. भाई रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखो हमेशा रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं हमारे पास किस में, प्रोडक्ट में। लेकिन ये कब हो सकते हैं, जब इनकी जो एनर्जी है वो एक ख़ास एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं भाई एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर क्या हो जाएगी, मुकम्मल होगी, कंप्लीट होगी, तो फिर आगे जाकर हमारे पास रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो एंजाइम बेसिकली करता क्या है कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो रिएक्टेंट्स कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं कि जब वो ओवरकम करे उस बैरियर को। वो बेसिकली वो एनर्जी जो है वो एक बैरियर है, जब तक वो एनर्जी गेन नहीं करता जब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। सो वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना चाहिए। वो एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। वो एनर्जी जो है वो बैरियर जो है वो इंटरनल एनर्जी है, सो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए। जहाँ पर अगर वो गेन करें तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। वो बैरियर, वो एनर्जी, वो दीवार, अभी समझ लो दीवार है, उसको पलांगना है, तो उस तक जब तक पहुँचेगा नहीं रिएक्टेंट, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। The minimum amount of energy that is required to activate atoms or molecules to a condition in which they can undergo chemical transformation is called as dash। भाई एक एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं क्या हो जाएं, एक्टिवेट हो जाते हैं, एटम एक्टिवेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें ये जो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हो रही होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, यानी मतलब या तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता ये है कि पुराने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कब हो सकता है कि जब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरी हो। जब तक अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरी ना हो, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो पूरी ना हो, जब तक रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स एक्टिव नहीं होंगे और वो कन्वर्ट नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे हमारे पास प्रोडक्ट में। सो वो एनर्जी बेसिकली क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी जब पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो है क्या होगा कि जी ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग डैश। एंजाइम क्या करता है, अभी तक हम ये बात पढ़ रहे होते हैं, एंजाइम रेट के रिएक्शन को अल्टर करता है, चेंज करता है, यानी इंक्रीज करता है। एंजाइम कैसे इंक्रीज करता है, बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा कौन सी एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को। एक दीवार है जिसने एक बच्चे ने पलांग लगानी, जब तक वो हाइट पे पहुंचेगा नहीं, जब तक पलांग नहीं लगा सकता। रिएक्टेंट भी इसी तरह से हैं, जब तक उनको एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं होगी, जब तक वो आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम उनकी इस एनर्जी को कम कर देते हैं तो फिर लाजमी सी बात है, जहाँ उसने 5 मिनट में पहुँचना था, एनर्जी गेन करना था, वो अब 2 मिनट में गेन
एक्टिवेट करेगा और रिएक्शन कर लेगा। तो वो क्या करेगा भाई, एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मींस द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू डैश इन यूनिट टाइम। बेसिकली होता है रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ एंजाइम। रेट ऑफ एंजाइम क्या है कि कितने स्पीड के साथ एंजाइम काम कर रहा है। एक्टिविटी मींस द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट की क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म इनटू डैश, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी डैश में इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया है, किस में, रिएक्टेंट्स में, एनर्जी में, प्रोडक्ट में, एक्टिव साइट में, ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट में कितना हमारे पास सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो चुका है, किसमें, प्रोडक्ट में, 1 सेकंड में। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ एंजाइम, ठीक है। When an inhibitor binds to an enzyme away from active site, the shape of enzymes becomes altered. Such inhibitors are called as dash. बाई फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा हमारे पास इनहिबिटर है, व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एंजाइम अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से दूर अगर एक इनहिबिटर का मतलब होता है एक ऐसा कोई प्रोडक्ट, एक ऐसा फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, लो करेगा, ठीक है, एंजाइम को जो है काम करने से रोकेगा, लो कर देगा। बाइंड्स टू एन एंजाइम अवे फ्रॉम एक्टिव साइट से बहुत दूर हमारे पास वो अटैच हो रहा है, द शेप ऑफ एंजाइम बिकम्स एल्टर, जिसकी वजह से एंजाइम की जो शेप है वो एल्टर हो जाती है। भाई कहीं दूर जाकर अटैच हो जाता है लेकिन एंजाइम की शेप एल्टर हो जाती है। जब एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है तो एक्टिव साइट की शेप भी चेंज हो जाती है और एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। इसका मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी रो जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक इनहिबिटर है जो रोकने वाला, एक फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने वाला है, वो अगर अटैच हो जाता है कहाँ पर, एंजाइम इसके साथ अटैच हो जाता है लेकिन एक्टिव साइट से बहुत दूर, तो वो करेगा क्या कि वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देगा। एंजाइम की शेप चेंज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक्टिव साइट जो है कि एक्टिव साइट की शेप भी चेंज होगी और फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा। तो ये जो इनहिबिटर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, एक्टिव साइट इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स इनहिबिटर्स। तो ये हमारे पास एलोस्टेरिक, लाजमी सी बात है एक्टिव साइट इनहिबिटर्स हो नहीं सकते, एक्टिवेटर भी नहीं हो सकते, इनहिबिटर्स हैं, लेकिन इनहिबिटर से ज़्यादा बेहतर एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। When an activator binds to an enzyme away from active sites called DASH, these molecules don't bound covalently to the enzyme, so their interactions are reversible. एक ऐसा एक्टिवेटर हम यहाँ बात करें, एक्टिवेटर है लेकिन बाइंड करता है एक्टिव साइट से बहुत दूर। अभी हम इनहिबिटर बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें, एक्टिवेटर की बात करें, अवे फ्रॉम एक्टिव साइट। और ये मॉलिक्यूल्स वो हैं कोवेलेंटली बॉन्ड होते, डोंट कोवेलेंटली बॉन्ड यानी परमानेंटली बॉन्ड नहीं होते एंजाइम, सो देयर इंटरेक्शंस आर रिवर्सिबल, इनका इंटरेक्शन रिवर्सिबल है। कुछ एक्टिवेटर्स वो फैक्टर्स, वो केमिकल्स, वो कंपाउंड जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाए, एंजाइम को एक्टिवेट करे। तो कुछ ऐसे एक्टिवेटर्स हैं जो कि अटैच होते हैं एंजाइम के साथ लेकिन एक्टिव साइट से बहुत दूर अटैच हो जाते हैं और उनकी जो एक्टिविटी वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अगेन लाजमन सी बात है, यहाँ पर एलोस्टेरिक इनहिबिटर तो नहीं हो सकते क्योंकि इनहिबिटर्स तो एक्टिविटी को कम कर देंगे, ये बढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स है। देखें अगर इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है लेकिन अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ लेकिन एक्टिव साइट से दूर, तो वो कहलाएंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर या एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। अब अगर इनहिबिटर है तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर और अगर एक्टिवेटर है तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। It is estimated that increase in dash of temperature double the rate of reaction. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। ये हमारे पास एस्टिमेटेड बात की जाती है। तो 10 डिग्री हमारे पास है बेसिकली डबल, यानी अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेट यूजुअली डबल हो जाता है रिएक्शन का। एंजाइम आर सेंसिटिव इन नेचर ड्यू टू द प्रोटीनेशियस इन नेचर। एंजाइम वर्क मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर बिलो एंड अबव दिस टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी एंड आर हाईली एक्टिव एट एंड dash डिग्री सेंटीग्रेड एट नेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिड्यूस टू मिनिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहे हैं कि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक इन नेचर है, सेंसिटिव इन नेचर है, ठीक है। ड्यू टू प्रोटीनेशियस, क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं इन नेचर, एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम कब काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई भी रिएक्शन बहुत मतलब मुनासिब तरीके से, मुनासिब रेट से हो रहा होता है या ज़्यादा रेट से हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम एंजाइम की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि भाई वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बेहतरीन काम कर रहा होता है, ज़्यादा काम कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। बिलो एंड अबव दिस टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी आर हाईली एक्टिव एट 0। इस टेम्परेचर से बिलो एंड अबव एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी एंड आर हाईली एक्टिव, और सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है कहाँ पर, ये भी हमने बताना है, एंड डी नेचर एट 100 डिग्री। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए तो एंजाइम डी नेचर हो जाता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, फॉर एग्जांपल अगर हम यू ड्रा करते हैं, ये है हमारे पास एंजाइम है, तो ये बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डी नेचर। उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, या तो शेप चेंज हो जाएगी, डी नेचर यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, डी नेचर हो जाएगी। एंड रिड्यूस
मिनिमम टू मिनिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डीनेचर तो नहीं होगा, लेकिन इसकी एक्टिविटी बिल्कुल क्या हो जाएगी 0। 100 पर डीनेचर होगा, 0 पर एक्टिविटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो हाई कहाँ होगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कॉमन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज हायर इन हायर ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन डैश। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर की एक रेंज जो दी हुई होती है वो क्या हो सकती है एंजाइम की, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम की जो रेंज हो सकती है वो हमारे पास 25 to 42, 25 to 50, 37 to 40, 20 to 40। तो 25 to हमारे पास 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है बहुत हायर ऑर्गेनिज्म में, बड़े ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, लिखा हुआ है कि सम बैक्टीरिया which survive in hot spring are called as DASH because they have optimum temperatures of 70 degrees centigrade high. Such enzymes are also used in biological washing powder at high temperature washing. Some bacteria, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि which survive at in hot spring are called as DASH bacteria. कौन से बैक्टीरिया जो hot spring में भी because they have optimum temperature 70, क्योंकि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर सकते हैं, और हाई इससे भी ज़्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। Such enzymes are also used in biological washing. इनको बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो वो कौन से हमारे पास एंजाइम्स हैं, हमारे पास कीमोसिंथेटिक, हमारे पास हेटरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक एंड थर्मोफिलिक। वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है बेसिकली जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास हीट की जो सेंसिटिविटी होती है वो 70 डिग्री के अंदर भी जो है अपना काम कर सकते हैं। उन एंजाइम्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग पाउडर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम एक्ट एट ऑप्टिमम pH which is effect on the charge of N dash chain which form tertiary and quaternary structures of proteins. Enzyme little change in pH causes an ionization of dash of enzymes and they become inactive. Basically होता ये है कि भाई एंजाइम की जो चेन है वो प्रोटीन की बनी होती है, अमीनो एसिड की बनी होती है, तो कुछ एंजाइम हमारे पास जो है सेंसिटिव होते हैं हमारे पास पीएच, ठीक है। और जैसे पीएच हम चेंज करेंगे, बहुत कम चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास अमीनो एसिड जो बनी होती है उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इसका ऑप्शन अमीनो एसिड्स हैं। क्या लिखा हुआ, चेन विच फॉर्म टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड लिटिल चेंज इन पीएच कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द पीएच अमीनो एसिड्स ऑफ एंजाइम्स एंड दे बिकम इनएक्टिव। जैसे हम पीएच को चेंज करते हैं तो इस जो ये जो अमीनो एसिड्स है इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी पीएच की वजह से, और एंजाइम जो है डीनेचर हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो अमीनो एसिड की बनी होती है बेसिकली एंजाइम। इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि एंजाइम जो है पीएच सेंसिटिव होते हैं, जैसे पीएच हम इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, तो होता यह है कि जो अमीनो एसिड की चेन होती है वो हमारे पास आयोनाइज हो जाती है और एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क इज इन द रेंज ऑफ टेस्ट। बहुत ज़्यादा एंजाइम्स ऐसे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम की बात की जा रही है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हैं जो कि काम करते हैं इन द रेंज ऑफ डेश। कहाँ काम करते हैं हमारे पास, भाई ये पेज हमें रटे लगाने हैं 7 to 8 हमारे पास, ठीक है। इसके लिए कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, बस नेचर ने पैदा किए हैं एंजाइम है जो ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, पेज पर, जो कि 7 to 8 पेज पे काम करते हैं। पेप्सिन वर्क्स एट हाईली एसिडिक पीएच दैट इज डेश पे। पेप्सिन एक एंजाइम था जो कि हमने बात की थी कि ये पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होता है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होता है। तो ये बेसिकली कौन से पीएच पे काम करता है हमारे पास 1.4। ये भी हमने रटे ही लगाने हैं और इसके लिए कोई ऐसी लॉजिक हमारे पास मौजूद है नहीं कि जिसको हम कह सकें कि जी हमें समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमाइलेज इज एंजाइम रिलीज फ्रॉम पेंक्रियाज वर्क एट हाईली अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब बेसिक पीएच, ठीक है, बेसिक पीएच पे काम करेंगे। तो पेंक्रियाज से रिलीज होगा, एमाइलेज है, और ये कहाँ पर काम करता है हमारे पास, ये काम करता है 8.5। इसको भी हमने एग्जैक्टली याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है, बाई कोई लॉजिक नहीं हो सकती। द एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश बट इन रियल कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड। देखिए एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि भाई जैसे हम एक बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इनवर्सली का मतलब क्या होगा, एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश बट इन रियल कंडीशन में द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज, इस एमसीक्यू में ऑलरेडी पहले बताया गया है। तो बेसिकली सबस्ट्रेट ही है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मेरे भाई होता यह है कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन रियल कंडीशन में ये भी होता है कि अगर मज़ीद हम मिसाल के तो हम ज़्यादा बढ़ाएं सबस्ट्रेट को तो ये लिमिटेड, यानी कुछ खास हद तक बढ़ सकती है और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है एंजाइम के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The very high concentration of DASH will cause a returning effect due to higher quantity of enzyme. Then enzyme
एंजाइम देन एंजाइम एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। होता क्या है, अगर हम एक चीज़, वो कहते हैं कि अगर हम एक चीज़ की डैश की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, अब हमें नहीं पता कि डैश क्या चीज़ है, वो करेगा क्या, वो रिटार्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। रिटार्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक्टिविटी को कम कर देगा, रिटार्डिंग यानी रुकावट डालेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस डालेगा, रिटार्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, देन ड्यू टू हायर क्वांटिटी एंजाइम नहीं हो सकता, बल्कि ये जो है यहाँ पर यही डैश का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ये गलत टाइप हुआ है। देन एंजाइम, एंजाइम से चूंकि वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से एंजाइम के ऊपर रिटार्डिंग इफेक्ट आएगा। और एक और वजह क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट है, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट मौजूद है, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तो होगा ये कि भाई दो इफेक्ट होंगे। एक तो चूंकि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से एंजाइम क्वांटिटी कम है, इसकी वजह से रिटार्डिंग इफेक्ट आएगा। और एक ये होगा कि भाई जो एंड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम मज़ीद रिएक्टेंट्स को, मज़ीद सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगेन इसमें ऑप्शन जो है हमारे पास है सबस्ट्रेट है, यानी अगर हम सबस्ट्रेट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो ये एक रिटार्डिंग इफेक्ट भी क्रिएट करेगा। और रिटार्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होगा कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी कम हो जाएगी। वजह ये होगी कि एक तो एंजाइम कम है और सबस्ट्रेट ज़्यादा है, और दूसरी वजह ये है कि एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा बन चुका है, इसलिए हमारे पास एंजाइम के ऊपर एक रिटार्डिंग इफेक्ट आएगा। आफ्टर मैक्सिमम लेवल फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट इन एंजाइम कंसंट्रेशन विल कॉज डैश ऑफ द रेट रिएक्शन। अगर हम बहुत मैक्सिमम लेवल से भी बढ़ा दें सबस्ट्रेट या फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेसिकली रिटार्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ये रिटार्डिंग इफेक्ट करेगा, ठीक है। एक मुनासिब, एक मैक्सिमम लेवल में होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल से अबव नहीं होना चाहिए दोनों चीज़ों को। Decrease in enzymatic related process, enzyme production और enzyme activity called as DASH। अगर एंजाइम की एक्टिविटी या एंजाइम से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वहाँ पर एक्टिविटी कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, यानी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाए या जो प्रोडक्ट बन रही है वो कम हो जाए, तो उसको हम हमारे पास क्या नाम देते हैं भाई, ये हमारे पास एंजाइम एक्टिवेशन, सबस्ट्रेट एक्टिवेशन, एंजाइम इनिबिशन, सबस्ट्रेट इनिबिशन, बेसिकली ये एंजाइम इनिबिशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंजाइम की जो प्रोसेसेस हैं, एंजाइम से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, अगर वो कम हो जाती है, वो रिटार्डेड हो जाती है, वो रुक जाती है, तो उसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। सब्सटेंसेज विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड एज डैश। वो चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, वो तमाम चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है वो क्या कहलाता है, एक्टिवेटर्स, मॉडरेटर्स, इनहिबिटर्स। पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे पास, ये बेसिकली क्या कहलाता है, एक्टिवेटर। वो तमाम चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, इनहिबिटर्स कह देते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी सिमिलर टू सबस्ट्रेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबस्ट्रेट के बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। बाइंड टू एक्टिव साइट के साथ बाइंड भी करते हैं। ब्लॉक एक्टिव साइट को ब्लॉक भी करते हैं। रिवर्सेबल है लेकिन डिटेच भी हो सकता है, वापस जा भी सकता है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन विच ब्लॉक द एंजाइम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। पेनिसिलिन हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है जो कि ब्लॉक कर देता है एंजाइम को, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। दीज आर इनहिबिटर्स। अब देखें होता यह है कि एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को कंस्ट्रक्ट करता है, उसके साथ एक मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। ये अगर अटैच हो जाता है एक्टिव साइट के साथ, तो ये एंजाइम अब काम नहीं करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल बनेगा नहीं। जब बैक्टीरिया के सेल वॉल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेसिकली ये दवाई की बात की जा रही है, मेडिसिन की बात की जा रही है, अलग बात आई है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबस्ट्रेट जैसी होती है, बिल्कुल सिमिलर सबस्ट्रेट की तरह होती है, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, जब सबस्ट्रेट की तरह सिमिलर होती है तो वो जाके बाइंड कर देती है किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर देती है, और एक्टिव साइट को हम फर्दर क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है कि मजीद जो सबस्ट्रेट है, जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो आए और वो बाइंड ही ना कर सके। जाहिर सी बात है, उससे पहले कोई बंदा बैठा हुआ है वहाँ पर, और ये बेसिकली रिवर्सेबल है, यानी कुछ टाइम के बाद जो है इनका रिएक्शन ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहीं पर बैठा हुआ है और बस काम कर रहा, नहीं, रिवर्सेबल है, अपना काम करके वापस चला जाएगा। तो उसको हम क्या हमारे पास कहते हैं बेसिकली भाई, कॉम्पिटिटर के, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नन ऑफ द अबव। तो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम कॉम्पिटिटिव क्यों कहते हैं, सपोज अगर हमारे एक्टिव साइट की शेप, सबस्ट्रेट की शेप ये है, तो इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की शेप भी ऐसी होगी। तो ये आगे जाकर हमारे पास किसके साथ बाइंड करेगी भाई, ये आगे जाकर बाइंड करेगी हमारे पास एंजाइम के साथ, ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगी, क्योंकि दोनों की शेप हमारे पास क्या है, सेम शेप है। दोनों की शेप क्या है, सेम शेप है, इसलिए ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ, हमारे पास एक्टिव साइट के साथ। एक फ़ायदा है कि ये रिवर्सेबल है। अक्सर मेडिसिन जो है हमारे पास किसके ऊपर काम करती है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ऊपर काम करती है कि ये जाएगा एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद क्या करेगा, डिटैच होएगा, अपने काम परफॉर्म करके डिटैच हो जाएगा, ठीक है।
डैश बाइंड्स विद एंजाइम एट एनी अदर साइड एक्सेप्ट एक्टिव साइड। कुछ और ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बाइंड तो करते हैं एंजाइम के साथ, लेकिन अदर साइड्स, एनी अदर साइड एक्सेप्ट एक्टिव साइड, एक्टिव साइड के अलावा कहीं पर बाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्टिव साइड के अलावा कहीं बाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉल्ड इज एलोस्टेरिक साइड, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइड, यानी एक्टिव साइड के अलावा जो साइड है वो क्या कहलाता है, एलोस्टेरिक साइड। कॉजिंग चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम लीड्स टू रीडिंग of active site unreceptive to the substrate, a leaving enzyme less effective, reversible, feedback inhibition is the example। basically इसके example हमारे पास क्या है, feedback inhibition होगा ये कि एंजाइम मौजूद है, एंजाइम का एक्टिव साइट मौजूद है, एक कंपाउंड आया, वो अटैच हुआ एंजाइम के साथ कहीं और जगह पर, लेकिन जिसकी वजह से एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो हमारे पास उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, एंजाइम की शेप चेंज हो गई। एंजाइम की जब शेप चेंज हो जाएगी तो इसकी वजह से जो एक्टिव साइट है वो हमारे पास क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा, अनरिसेप्टिव टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को जो है हमारे पास रिसीव नहीं कर पाएगा, आर लिविंग एंजाइम लेस इफेक्टिव, जिसकी वजह से एंजाइम लेस इफेक्टिव हो जाएगा। देखो दो कंडीशन हो सकती है, कोई भी सबस्ट्रेट अटैच हुआ एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी जगह पर, तो होगा ये कि एंजाइम की शेप चेंज हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइम लेस इफेक्टिव होगा, या फिर इस अटैचमेंट की वजह से एंजाइम की जब शेप चेंज हो गई तो उसकी वजह से एक्टिव साइट जो है वो लेस इफेक्टिव हो गया, वो अब अनरिसेप्टिव हो गया टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को रिसीव करने के काबिल नहीं रहा। तो उनको हम क्या नाम देते हैं भाई, उनको हम नाम देते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है, इनहिबिटर्स तो हैं लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है इनकी सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है तो कंपटीशन क्यों होगी। ये बेसिकली एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट ही इन्होंने नहीं करनी, इन्होंने करनी अटैचमेंट एक्टिव साइट के बाहर कहीं करनी है, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। पहले वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स था क्योंकि उनकी शेप सबस्ट्रेट की तरह थी और इसने जाना था किसके साथ अटैच करना था, एक्टिव साइट के साथ, जहाँ पर सबस्ट्रेट ने भी अटैच करना था। इन दोनों के दरमियान लड़ाई होगी, जंग होगी, जो जीतेगा, जो बाइंड करेगा वो जीत जाएगा, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ठीक है, जबकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो रही है इसलिए इनहिबिटर्स कहते हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब कि सबस्ट्रेट के साथ सिमिलरिटी है और compete करेगा सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट बाइंड करने में, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कर क्या रहा है कि ये हमारे पास एक्टिव साइट के अलावा कहीं दूसरी साइट पर अटैच हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Dash also known as anti-competitive inhibitors binds with enzyme substrate complex typically occurs in reactions with two or more substrate or product। कहते हैं हमारे पास also known as anti-competitive, ये anti-competitive भी कह सकते हैं inhibition, binds with enzyme substrate complex। ये कहाँ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बनता है भाई, जब एंजाइम के साथ क्या अटैच हो जाए, सबस्ट्रेट अटैच हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं एंजाइम से। ये जो हमारे पास है ये अटैच हो जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। बेसिकली खुद कंपटीशन कर नहीं रहा, लेकिन ये सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट जब अटैच हो गया एंजाइम के साथ फिर ये अटैच होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, लिखा हुआ है टाइपिकल occurs in reaction with two or more substrate or product बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कम्पीट तो नहीं कर रहा लेकिन इनहिबिशन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव भी कहते हैं। और ये बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास मैंने गलत ऑप्शन लगाया, बेसिकली ऑप्शन हो सकता है अनकॉम्पिटिटिव है, ठीक है, compete करने की कोशिश कर रहा है लेकिन compete नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव। किसके साथ अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बात याद रखें, ये थोड़ी कंफ्यूजिव है दोनों टॉपिक। नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो रहा था, एंजाइम के साथ किसी और जगह अटैच हुआ जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं पा रहा, जबकि अनकॉम्पिटिटिव में ये होगा कि कंपटीशन नहीं है, बेसिकली सबस्ट्रेट अटैच भी हुआ लेकिन उसके बाद ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। वो कहते हैं कब होता है, विद टू और मोर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, जहां पर दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट हो वहां पर बेसिकली ये काम हो रहा होता है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड इज रेस्ट मैकेनिज्म। किसी भी एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम की जो एक्टिविटी वो रेगुलेट की जाती है बाय अ मैकेनिज्म, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। वैसे कॉमनली है एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है,
फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक जगह एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम की ज़रूरत पड़ी, एंजाइम वहाँ चला गया। अब वहाँ पर जब एंजाइम पहुँचता है और अपना काम करता है तो होता ये है कि एक मज़ीद सिग्नल आता है। वो सिग्नल क्या कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि जी वो कहेगा कि मज़ीद एंजाइम भेजा जाए क्योंकि मज़ीद ज़रूरत है, ठीक है। और नेगेटिव क्या हो सकता है कि वापस सिग्नल भेजा जाए कि बस जितना एंजाइम आ गया तो वो काफ़ी है, मज़ीद एंजाइम ना बल्कि स्टॉप कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक जगह काम हो रहा है, एक जगह एक इमारत में आग लगी हुई है, ठीक है। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं 10 बंदे, अच्छा वो अंदर काम कर रहे हैं। अब वही फायर ब्रिगेड वाले आगे दोबारा अपने कंट्रोल सेंटर को मैसेज करते हैं, पॉजिटिव मैसेज करते हैं कि मज़ीद फायर ब्रिगेड के बंदे, फिर मज़ीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी जाएँ, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होगा कि जी उनको बोला जाए कि नहीं बस अब बहुत है बंदे, अब मज़ीद नहीं चाहिए, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। The type of the feedback mechanism where the activity of enzyme is inhibited by its own product। जब एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाए अपने प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन गई वो प्रोडक्ट क्या करती है कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती है। रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यानी एक्टिव साइट के साथ, नॉन कॉम्पिटिटिव जहाँ भी आ जाता है इसका मतलब है कि ये एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट इनकी नहीं होती। एंड टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉल्ड एज। ये मेटाबॉलिक पाथवे में होता है तो ये कौन सा होगा, जो रिवर्सेबल भी है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी है। और सबसे अहम बात ये है कि ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये इनहिबिट की जाती है बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। इनकी जो अपनी प्रोडक्ट है वो इसको इनहिबिट करती है। तो ये बेसिकली कौन सा हमारे पास मैकेनिज्म है, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, फीडबैक इनहिबिशन। ये इनहिबिशन कौन सी हो सकती है, फीडबैक इनहिबिशन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रही थी उसी प्रोडक्ट ने क्या कहा, एंजाइम को स्टॉप कर दिया कि जी अब हमने मजीद प्रोडक्ट नहीं बनानी, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। इनहिबिशन इसलिए कि भाई स्टॉप हो गई एक्टिविटी। Enzyme performing oxidation reduction reaction by removal of in addition of H positive respectively, H positive and यहाँ पर हमारे पास वो भी होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है रिएक्शन। एंजाइम परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन एडिंग, ठीक है। ऑक्सीजन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को या तो रिमूव कर देते हैं या हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, बाय रिमूवल एंड एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। अच्छा ये हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं H पॉजिटिव आयन, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। और अगर हम ये ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास क्या कहला सकता है, रिडक्शन। होगा क्या ऑक्सीडेशन में, देखो डिफिनेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 डिफिनेशन हो सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन हो रहे हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है, किसी से निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है भाई, गेन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये रिडक्शन। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिस्पेक्टिवली फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज हमारे पास आर कॉल्ड एज डैश ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरेडिक्टेज एंड लाइएज एंड आइसोमेरेज। बिल्कुल इजी है। ऑक्सीडोरेडिक्टेज ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर ए ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू हेक्सोज इज कॉल्ड। बेसिकली ये ट्रांसफरेज होगा जो हमारे पास क्या करेगा, एक ग्रुप को ट्रांसफर करेगा दूसरे से, ठीक है। ग्रुप ट्रांसफर ए ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, एक सबस्ट्रेट से ट्रांसफर करेगा दूसरे की तरफ, तो ये कहलाता है बेसिकली ट्रांसफरेज एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द बॉन्ड बाय H2O एंड कन्वर्ट ओलिगोमरेज इनटू मोनोमर्स इज नोन एज डैश। वैसे अच्छा होगा क्या कि वाटर जब हम ऐड कर देते हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं प्रोटीन के चैप्टर में, ये वाटर ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड प्लस OH नेगेटिव। तो ये करेगा कि ये किसी भी कंपाउंड को क्या कर देगा, कि कंपाउंड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस नाम देते हैं। और ये हाइड्रोलिसिस जो एंजाइम परफॉर्म कर रहा होता है तो इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोलेस। क्या नाम देंगे, हाइड्रोलेस। हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेगा और ये बेसिकली ओलिगोमर्स को ब्रेक कर देगा, मोनोमर्स को, ठीक है। बड़े प्रोडक्ट्स को तोड़ देगा, मोनोमर छोटे छोटे यूनिट्स को, मोनोमर्स का मतलब छोटे यूनिट्स को, एंड कन्वर्ट इनटू मोनोमर्स, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहलाते हैं, ठीक है। These enzymes catalyze the breakdown of specific covalent bond and removal of group without hydrolysis। ये ब्रेक तो करता है लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा।
वाटर की एडिशन नहीं करेगा, ठीक है, ब्रेक तो करेगा। हमेशा याद रखो ये लाइएज हैं, ठीक है, लाइएज एंजाइम ऐसे हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के अलावा ब्रेक करता है कंपाउंड को, ठीक है, ब्रेक करता है स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स को और तोड़ देगा, ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। वाटर की हमारे पास एडिशन नहीं हो, सॉरी, वाटर की ब्रेकिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन एंड OH की एडिशन नहीं होगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लाइज। These enzymes catalyze the rearrangement of atoms in the molecules to form another isomers. Basically rearrangement होगी। rearrangement का मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल कम ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ क्या होगा, आइसोमर्स बनेंगे। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-5, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, सॉरी स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। क्या नाम देते हैं, आइसोमर्स। सो ये बेसिक आइसोमेरेज करेगा, सो ये इनको हम क्या नाम देंगे, आइसोमेरेज। बिल्कुल इजी है ये MCQs, आइसोमेरेज ये काम करेगा। डैश कैटेलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक DNA इन RNA पॉलीमरेज। डैश कैटेलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन, डैश कैटेलाइज द कंडेंसेशन लाइक DNA इन RNA पॉलीमरेज। ये कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है 2 यूनिट मिलेंगे, 2 यूनिट मिल रहे हैं और एक नई प्रोडक्ट बन रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होगा तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। सो ये बेसिकली कौन करेगा, हमारे पास हाइड्रोलेज लाइगेज आइसोमेरेज, हमारे पास बेसिकली ये लाइगेज करेगा, सिंथेटेज यानी बनाएगा, सिंथेसिस करेगा, ठीक है। कंडेंसेशन का दूसरा मतलब क्या होगा भाई कि ये क्या कर देगा, सिंथेसिस करेगा, 2 चीज़ों को मिलाएगा और क्या करेगा, एक अमीनो एसिड मिलता है, ठीक है, प्लस दूसरे अमीनो एसिड के साथ प्लस तीसरे अमीनो, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो डैश एक्ट ऑन प्रोटीन्स, एग्जांपल ट्रिप्सिन, पेप्सिन एक्सेट्रा, एमाइलेज, लाइपेज एंड ग्लाइकोसाइडेज एंड प्रोटीएज। बेसिकली ये हमारे पास है प्रोटीएज। प्रोटीएज हमारे पास प्रोटीन से निकला है, प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, तो प्रोटीएज। डैश परफॉर्म हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट्स इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। याद रखो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, फैट्स को तोड़ेगा किस में, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड में। हाइड्रोलिसिस यानी अगेन किसकी एडिशन है, वाटर ब्रेक होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के जरिए ब्रेकिंग होगी, ठीक है। और ये कौन सा एंजाइम करेगा, हमारे पास लाइपेज, लिपिड से निकला है बेसिकली लाइपेज, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हमारे पास उसी से निकले हैं, प्रोटीन से प्रोटीएज और लिपिड से निकला है तो लाइपेज, ठीक है। ट्रांसफर जो करता है ट्रांसफरेज एंड आइसोमर्स बनाता है तो आइसोमेरेज, ठीक है। डैश act on carbohydrate molecules like amylase act on amylose into maltose, cellulose act on cellulose and maltase act on maltose and sucrase act on sucrose। ये भी कुछ एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करते हैं। और हमारे पास अगर हम याद रखें माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंड ग्लाइकोसाइडेज वो एंजाइम्स हैं जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं। उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स यहाँ दी हुई है। आखिर हमारे पास है डैश एक्ट ऑन डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और आरएनए के ऊपर काम करेगा, डीएनएज, एटीपीएज। ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बेसिकली डीएनए के जो यूनिट्स हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर काम कर रहा होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि जी ये कौन सा हमारे पास होगा, न्यूक्लियस एंजाइम। वो एंजाइम है जो किसके ऊपर काम करता है भाई, अल्लाह भला करे, जो है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। सो आज ये थी हमारी वीडियो और इसमें हमने कवर की हैं कोई 58 इंपॉर्टेंट MCQs। और इस उम्मीद के साथ कि अगर आप ये कवर करेंगे तो आपके इस चैप्टर में जितने भी MCQs आएंगे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। लेंथी वीडियो है लेकिन इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, देखिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।